हेलो एवरीवन, आज डेट है 2 अगस्त 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जब आप ओवरव्यू करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 3 कॉन्टिनेंट्स, 6 वाटर बॉडीज और 16 कंट्रीज से पासेज होती है। ये मेजर पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद में हम मैप को देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्री कौन कौन से वाटर बॉडीज से पास होती है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे पहले जो पैसिफिक ओशन है वहाँ से पास होती है। उसके बाद में फर्स्ट कंट्री, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का फर्स्ट कंट्री मैक्सिको से पास होती है। मैक्सिको की जो कैपिटल है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में, यहाँ पर मैक्सिको सिटी एस्टेब्लिश है, मतलब साउथ में यहाँ पर सिचुएटेड है। उसके बाद में गल्फ ऑफ मैक्सिको से पास होती है। मैक्सिको के बाद में गल्फ ऑफ मैक्सिको से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। और उसके बाद में बाहामास, यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड्स हैं, उसमें एक सिचुएटेड है बाहामास कंट्री। ये जो बाहामास है इसकी कैपिटल है नसाउ, कैपिटल है इसकी कैपिटल का नाम है नसाउ, और यहाँ पर नॉर्थ में सिचुएटेड है। उसके बाद में अटलांटिक ओशन से, जो एस आकार का अटलांटिक ओशन है उससे पासेज होती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एंटर कर जाती है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो फर्स्ट कंट्री है उसका नाम है वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा की जो कैपिटल है उसका नाम है यहाँ पर लयाने। नेक्स्ट कंट्री है यहाँ पर मोरिशेनिया की जो कैपिटल है उसका नाम है नुआकशोट, यहाँ पर साउथ में सिचुएटेड है नुआकशोट। नेक्स्ट कंट्री है माली की कैपिटल है बमाको, यहाँ पर साउथ में सिचुएटेड है बमाको। नेक्स्ट कंट्री है यहाँ पर देखिए अल्जीरिया, और अल्जीरिया की जो कैपिटल है वो है अल्जीयर्स, और यहाँ पर नॉर्थ में एस्टेब्लिश है। उसके बाद में है नाइजर की जो कैपिटल है ये है नाइजर की कैपिटल है नियामे, नेक्स्ट कंट्री है लीबिया, और लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। नेक्स्ट कंट्री इजिप्ट, और इजिप्ट की जो कैपिटल है उसका नाम है काहिरा, यहाँ पर एस्टेब्लिश है। उसके बाद में एशिया में, उससे पहले इजिप्ट के बाद में रेड सी, यहाँ पर रेड सी से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। रेड सी यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन और रेड सी आपस में कनेक्ट होते हैं, बाब अल मंडब यहाँ पर स्ट्रेट है। ओके, तो रेड सी के पास होने के बाद में एशिया में एंटर कर जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ से सऊदी अरेबिया से पास होती है, और सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है उसका नाम है रियाद, और रियाद यहाँ पर नॉर्थ में सिचुएटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। उसके बाद में UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात्स की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी, और यहाँ पे नॉर्थ में सिचुएटेड है। नेक्स्ट कंट्री है ओमान की जो कैपिटल है उसका नाम है मस्कट, और मस्कट बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ही सिचुएटेड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ओमान। उसके बाद में यहाँ पर अरेबियन सी से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इंडिया में एंटर कर जाती है। इंडिया में आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली यहाँ पर सिचुएटेड है, और इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है। कभी हम देखेंगे कि इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है, और इंडिया के उन 8 स्टेट्स की जो कैपिटल है वो नॉर्थन साउथ या फिर सदर्न साउथ की साइड में एस्टेब्लिश है। उसके बाद में हमारा नेबर कंट्री यहाँ पर बांग्लादेश से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो उसकी कैपिटल है ढाका वो बिल्कुल पास में सिचुएटेड है, बिल्कुल पास में। मस्कट जो है बिल्कुल ऊपर से, बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पर जो ढाका है वो टच होते हुए गुजरती है। ओके, उसके बाद में बांग्लादेश के बाद में म्यांमार में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंटर करती है, और म्यांमार की जो कैपिटल है नेपिदा, वो यहाँ पर साउथ में सिचुएटेड है नेपिदा। उसके बाद में चाइना में एंटर करती है, और चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, वो यहाँ पर इस एरिया में सिचुएटेड है। उसके बाद में यहाँ पर ताइवान है, एक छोटा सा कंट्री ताइवान की जो कैपिटल है ताइपे, नॉर्थ साइड में सिचुएटेड है, और उसके बाद में ताइवान स्टेट में प्रवेश कर जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 3 कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, 6 वाटर बॉडीज, पैसिफिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक ओशन, रेड सी, अरेबियन सी और ताइवान स्ट्रेट,
उनसे पास होती है। और इसके अलावा 16 कंट्रीज, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको, बाहामास, और इस एरिया में जो अफ्रीका है वहाँ से वेस्टर्न सहारा, मॉरिशनिया, अल्जीरिया, माली, नाइगर, लीबिया, इजिप्ट, और यहाँ पर एशिया में सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान एंड चाइना। इस तरीके से टॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज आसाम और मिजोरम के बीच में जो इशू चल रहे हैं उनको लेकर के हैं, और उसी को लेकर के बोला है आसाम के सीएम ने कि हम एक अच्छी अप्रोच अपनाएंगे और उसी अप्रोच के तहत जो भी बॉर्डर टेंशन है उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, जो आसाम के सीएम हैं हिम्मत बिस्व शर्मा, उन्होंने बोला है कि हमारा जो मेन फोकस है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया की जो स्पिरिट है उसको अलाइव रखना है। आसाम और मिजोरम बॉर्डर के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स है, दोनों स्टेट के पीपल को जो भी इश्यूज हैं उन इश्यूज को, उन डिस्प्यूट्स को हम रिजोल्व करने की डिस्कशन के थ्रू कोशिश करेंगे। देखो, अब आप इस मैप को देखोगे, यहाँ पर ये आसाम और मिजोरम की बॉर्डर, इस एरिया 165 किलोमीटर लंबी बॉर्डर आपस में शेयर करते हैं। मिजोरम पहले आसाम का ही पार्ट था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको अलग डिक्लेयर कर दिया गया। 1972 से पहले ये इसका पार्ट था, लुसाई हिल्स के नाम से इसको जाना जाता था। 1873 में एक नोटिफिकेशन आता है और उस समय यहाँ पर एक बॉर्डर डिसाइड की जाती है। उसके बाद में 1933 में दोबारा से एक नोटिफिकेशन आता है और वो बॉर्डर डिसाइड की जाती है। आसाम जो है वो 1933 के नोटिफिकेशन को मानता है, लेकिन मिजोरम बोलता है कि 1873 का जो नोटिफिकेशन है उसको माना जाए, क्योंकि जो बॉर्डर वाला एरिया है, देखो समय के साथ में पॉपुलेशन बढ़ती है, और पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो एरिया, पहले ये जो एरिया था वो था फॉरेस्ट एरिया, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये चाहा जा रहा है कि ये जो एरिया है वो एक दूसरा जो स्टेट है वो अपने अपने अंडर लाना चाहता है, ताकि पॉपुलेशन का जो प्रेशर है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्सेज के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, जिसे लैंड एरिया के ऊपर, वाटर एरिया के ऊपर, फॉरेस्ट एरिया के ऊपर प्रेशर जब क्रिएट होता है तो उसी को लेकर के डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में काफ़ी वायलेंट ये डिस्प्यूट देखने को मिला। नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है इंडिया के लिए कि इंडिया ने पीवी सिंधु, जो बैडमिंटन हमारे इंडिया की तरफ से खेलती है, टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। वो पहली ऐसी फर्स्ट इंडियन वीमेन बन गई हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल्स हासिल किए हैं। लास्ट 2016 में जब रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक्स हुए थे, उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। रियो डी जेनेरियो के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल पास में सिचुएटेड है रियो डी जेनेरियो, और ब्राज़ील का एक मेजर सिटी है। नेक्स्ट न्यूज देखो, हमारे इंडिया में जीएसटी का जो कलेक्शन है जुलाई मंथ का वो 1.16 लाख करोड़ हुआ है। पिछले कुछ महीने से ये लगभग 1 लाख करोड़ से नीचे चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला, इससे ये लगता है कि कोविड की सेकेंड वेव के बाद में हमारी जो इकोनॉमी है वो दोबारा से बूस्टअप हो गई है। उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है और उसी की वजह से इतना कलेक्शन हो पाया है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज देखो, गुरुग्राम जो है वो हरियाणा का एक सिटी है और हमारी दिल्ली एनसीआर वाला रीजन है वहाँ पर सिचुएटेड है। वहाँ पर फ्लड का काफ़ी देखने को मिला और इसी को लेकर के कुछ लोगों ने वहाँ पर डिगिंग कर दी। डिगिंग करने के कारण फ्लड का एक तरीके से अल्टरनेट खोजने की उन्होंने कोशिश की कि जब आप डिगिंग करोगे तो ये जो पानी है वो यहाँ से अदर एरियाज़ में पास हो जाएगा। लेकिन जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसको बोला है कि अनसाइंटिफिक तरीके से, अनसाइंटिफिक अप्रोच अपनाई गई, जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी नुकसान देंगी। मतलब ये वाला जो एरिया है, गुरुग्राम वाला जो एरिया है वो अरावली माउंटेन रीजन है, और अरावली हमारे इंडिया की, ना सिर्फ इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। और यहाँ पर पहले ही देखो काफ़ी एनक्रोचमेंट होने की वजह से अरावली रीजन की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो क्लाइमेट है वो काफ़ी चेंज हो गया। और अब इस तरीके से जब यहाँ पर डिगिंग की गई, डिगिंग करने के कारण से जो पेड़ हैं उनके पास में जो सोइल एक तरीके से जमी हुई होती है वो हट गई। अब हटने की वजह से इन पेड़ों की जो लाइफ है वो काफ़ी कम हो गई। कम होने की वजह से देखो जो फ्लड है,
जब ख़त्म हो जाएगी, मानसून सीजन चला जाएगा, उसके बाद में ये जो पेड़ हैं वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो कुछ समय के लिए किसी प्रॉब्लम को अगर आपको सोल्व करना है तो साइंटिफिक अप्रोच उसके लिए अपनाओ। अगर आप गलत तरीके से किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो तो वो चीज़ें आपको वर्स्ट इफेक्ट देने वाली हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो लक्षद्वीप जो हमारा यूटी है वहाँ पर विला प्लान किया जा रहा है कि 20 एरिया में विला बनाए जाएं और इन विला के तहत जो टूरिज्म है उनको बढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो बिल्ड किया जाएगा ना, ये जो डिज़ाइनिंग की जा रही है, इससे यहाँ का जो भी कोरल इकोसिस्टम है इस यूनियन टेरिटरी का, वो पहले ही काफ़ी फ्रेजाइल है और इन लेगून विलास के कंस्ट्रक्शन करने की वजह से और ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाएगा। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है, A group of concerned scientists and researchers had petitioned the administration early last year detailing why the Niti Aayog-led project will be ecologically disastrous and socio-economically ill-considered। देखो इस आर्टिकल से हमें क्या पता चल रहा है कि पहले से ही जो हमारे एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बोल दिया है कि हमारा जो यहाँ का एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुँचाएगा। अब पहले तो आप उसको ख़त्म कर दो और बाद में आप इस तरीके की पॉलिसी, इस तरीके के इनिशिएटिव लेकर के आओ कि लक्षद्वीप को दोबारा से रिस्टोर कैसे किया जा सके। तो प्रेजेंट टाइम में जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारी व्यवस्था है, जो भी हमारा क्लाइमेट है वो डिस्टर्ब ना हो। हालांकि टूरिज्म को बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन एक हेल्दी वे में लक्षद्वीप को इस तरीके से प्लान किया जाए कि ना ही इकोसिस्टम खत्म हो और ना ही यहाँ पर टूरिज्म से जो हमें रेवेन्यू मिलता है वो खत्म हो। ओके, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमारी बहुत सारे जैसे कि टर्टल जो नेस्टिंग है वो कहाँ पर होती है, लेगून एरिया में होती है। इसके अलावा जो फिशिंग एरियाज़ है, फिश प्रोसेसिंग जो होता है वो भी ये उन चीज़ों के लिए भी ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इन चीज़ों से क्या होगा, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और जब बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी उसी को तो देखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं ना, और जब वो ख़त्म ही हो जाएगा तो यहाँ पर ना सिर्फ हमारा जो मैरीन इकोसिस्टम है उससे इफेक्ट पड़ेगा बल्कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, क्योंकि देखो एनवायरनमेंट की जो चेन सिस्टम है उसमें एक एनिमल दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और इनडायरेक्टली जो हमारा ह्यूमंस हैं उनको ये इफेक्ट करते हैं। तो ह्यूमंस को सर्वाइव करने के लिए हमें इन सबको भी सर्वाइव रखना आवश्यकता है, अलाइव रखना आवश्यक है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, इंडिया और चाइना ने जो हमारा नॉर्थ सिक्किम मतलब सिक्किम वाला जो हमारा एरिया है वहाँ पर एक हॉटलाइन डिक्लेयर की है कि दोनों के बीच में पीस एस्टेब्लिश किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज देखिए, एक मिनट, देखो स्टेट्स और उसकी जो एजेंसी है उनकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रेजेंट टाइम में जो भी केस हो वो आईटी एक्ट के सेक्शन 66(1) के तहत बुक्ड ना हो। ये चीज़ बोली गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने एक एफिडेविट बोला है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात उन्होंने बोली है सोशल मीडिया के तहत कि सोशल मीडिया पे जो भी आप फ्रीली अपनी बात रखना चाहते हो, अगर उसमें कोई परेशानी है तो गवर्नमेंट जो भी है मतलब आपके खिलाफ में कोई भी केस हो उसमें 66(1) को आधार मान करके वो केस ना किया जाए, क्योंकि 2015 में एक केस हुआ था और उसी केस के आधार पर सेक्शन 66(1) को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये देखा गया कि NGO PUCL पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज उन्होंने ये बोला कि प्रेजेंट टाइम में भी आर्टिकल 66 सेक्शन 66(1) के तहत में केसेस दायर किए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए ये काफ़ी चीज़ डिस्ट्रेसिंग, शॉकिंग एंड टेरिबल है कि लोगों को भी पता भी नहीं है 2015 में जिस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया उसके बारे में लोगों को भी पता भी नहीं है कि उसको क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। श्रेया सिंघल के द्वारा एक पिटीशन डाली गई थी और उसी के आधार पर इसको श्रेया सिंघल केस के नाम से भी जाना जाता है, सेक्शन 66(1) को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इस तरीके से जो भी हमारे प्रोविजंस हैं अगर उसमें लोगों को लेकर के अवेयरनेस ही नहीं है, देखो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अवेयरनेस ही नहीं है तो कैसे हम मान सकते हैं कि लोग लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से फॉलो करेंगे। ओके, तो इस तरीके की अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट न्यूज देखो,
हमारा जो इंडिया है वो अगस्त मंथ में यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनने वाला है। मतलब उसके पास में जो होस्ट सीट है वो इंडिया के पास आने वाली है। 1 मंथ के लिए सीट आती है और इंडिया इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 मेंबर्स है, जिसमें 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, और इंडिया को 2 साल के लिए ये मेंबरशिप मिली हुई है। हालांकि अगले साल दिसंबर तक इंडिया को दोबारा से ये सीट मिलेगी। तो इसी में ये ही बताया गया है कि इंडिया किस तरीके से वर्क करेगा, अपनी पॉलिसीज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा। तो सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी अगस्त में इंडिया जब इसको परस्यू करेगा तो इंडिया कोशिश करेगा कि स्पेशली एशिया वाले रीजन में, क्योंकि एशिया ने रिप्रेजेंट करके इंडिया को यहाँ भेजा है, तो एशिया में मेजर इशू आपको भी पता है, म्यांमार में 1 फरवरी से वहाँ पर मिलिट्री रूल लगा हुआ है। अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश करनी है। इसके अलावा भी बहुत सारे एरिया हैं, जैसे साउथ चाइना सी में भी आप देख सकते हो, यमन और सीरिया में भी लास्टिंग सॉल्यूशन ढूंढने की इंडिया कोशिश करेगा। नेक्स्ट न्यूज यह देखो CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने यूनियन गवर्नमेंट को बोला है कि आपसे जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है और उसको जो आप जिस तरीके से डिनाइल कर रहे हो ना, वो गलत है। पेंडेमिक के दौरान ये देखो RTI के तहत में ये इंफॉर्मेशन मांगी गई कि कोविड-19 की जब फर्स्ट वेव आई तो किस तरीके से जो PPE किट्स हैं, RT-PCR टेस्ट किट्स हैं, N95 मास्क, ग्लव्स, इनकी किस तरीके से कोऑर्डिनेटिंग सप्लाई की गई, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, किस तरीके से वर्क किया गया। और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के जो सेक्रेटरी हैं, जो चेयरमैनशिप हैं, उन्होंने एक इसको एम्पावर्ड किया। ठीक है, RTI रिक्वेस्ट में जो एक्टिविस्ट हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट सौरभ दास, उन्होंने ये बोला कि हमें एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस तरीके से वर्क किया गया कोविड-19 की फर्स्ट वेव के दौरान, और सेकेंड वेव के दौरान जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसको किस तरीके से सप्लाई किया गया। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को टाल दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट, कमर्शियल कॉन्फिडेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कैबिनेट पेपर्स हैं। मतलब इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसी को लेकर के अब जो हमारा चीफ यहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसने बोला है कि गवर्नमेंट को ये जानकारी देनी ही होगी, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है और लोगों को पता होना चाहिए। देखो, ये मेडिकल ऑक्सीजन वाला जो इशू है वो इसलिए भी ज़्यादा उठ गया क्योंकि राज्यसभा में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ हैं, उन्होंने ये बोला कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोविड में किसी की भी डेथ नहीं हुई। हालांकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से इशू तो सेकेंड वेव में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिएट हुए थे, तो इसी को लेकर के इशू क्रिएट हो रहा है और इसी को लेकर के RTI फाइल की गई है। तो CIC ने बोला है कि 10 दिन के अंदर अंदर इस RTI का जवाब देने की आवश्यकता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये CIC हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। CIC को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें मेंबर्स एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। इनको अपॉइंटेड प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन एक कमेटी होती है जिसके प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा होते हैं, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है जिसको PM के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इन 3 लोगों की कमेटी होती है और वो 3 लोग मिलकर के जिनका नाम सजेस्ट करते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ओके, इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, मतलब जो एक बार CIC का मेंबर बन गया उसको दोबारा से रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी होता है, वहां पर उनको अपॉइंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है और CM की एक कमेटी होती है, वो रिकमेंडेशन देती है गवर्नर को। ओके, नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए। देखो, आपने एक लाइन हमेशा से सुनी होगी कि जब भी आपको किसी चीज की आप खोज करते हो ना, मतलब उस चीज की आपको आवश्यकता है, मतलब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो पिछले साल जब कोविड की फर्स्ट वेव आई, फर्स्ट वेव के दौरान हमारे यहाँ पर लेबर की कमी हो गई, क्योंकि कोविड की फर्स्ट वेव के दौरान जो भी लेबरर्स हैं ज़्यादातर अपने घरों की तरफ लौट गए, और इसकी वजह से जो पंजाब हरियाणा वाला रीजन जहाँ पर पैडी को उस समय प्लांटेशन किया जाता है पैडी का, तो जब लेबर नहीं थी तो उस पैडी को किस तरीके से उगाया जाए, इसी का एक अल्टरनेट ढूंढा गया कि जिस तरीके से हम गेहूं डायरेक्ट उगाते हैं ना, मतलब मशीनों का यूज़ करते हैं और डायरेक्ट
हमारे फार्म में हम गेहूं उगाने का वर्क करते हैं, उसी तरीके से पैडी को भी इम्प्लीमेंट किया जाए, उगाया जाए। और इसी में ये देखा गया कि ये जो टेक्निक जो है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, जिसको टीएसआर के नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई। इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, ताकि और अच्छे इसके रिजल्ट निकल करके आए। तो एक नई टेक्निक है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। ये आपको पता होना चाहिए कि जब लेबरर्स की हमारे यहाँ पर कमी हुई तो उसका अल्टरनेट ढूंढा गया, और उसका अल्टरनेट ढूंढने की वजह से ही हमारे यहाँ पर जो पैडी है उसका अच्छे से कल्टीवेशन हो पाया। अगर ऐसा हो पाता है तो ये जो टेक्निक है इसमें खर्चा भी काफ़ी कम आता है, और जो ग्राउंड वाटर लेवल का काफ़ी एक्सप्लोइटेशन किया जाता है पंजाब हरियाणा वाला रीजन में, क्योंकि जब हम पैडी को ट्रांसप्लांट करने की कोशिश, उसका प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन के दौरान पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और पानी की जब आपको ज़्यादा नीड होगी तो आप क्या करोगे, ग्राउंड वाटर लेवल को एक्सट्रैक्ट करोगे। और लेकिन जो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस है इसमें वाटर की इतनी अवेलेबिलिटी की आवश्यकता नहीं है, आप इजीली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्निक निकल करके आई है। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।